अ, सबसे पहले मैं अपना थोड़ा-सा तारुफ़ करा दूँ। मेरा नाम असद अब्बास है और मैंने एनआईटी कराची से ग्रेजुएशन किया था लेट 90s में और उसके बाद मैं स्वीडन मूव हो गया था अर्ली 2000 में। उसके बाद मेरा करियर आईटी है और पिछले 10-12 साल से मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में जो है वो काम कर रहा हूँ, डोमेन में काम कर रहा हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट के हवाले से है। इस टॉपिक पे जो है पास्ट में काफ़ी ब्रादरान की तरफ से ये ख्वाहिश भी हुई थी कि क्योंकि जिस जिस तरीके से हम तरक्की करते जा रहे हैं उस तरीके से जो टाइम हमारे पास थोड़ा शॉर्ट होते जा रहे हैं और लाइफ बेसिकली फास्ट होती जा रही है। ऑल्दो कि हम ऑटोमेट होते जा रहे हैं मगर स्टिल फिर भी हमारे पास टाइम जो है उसकी शॉर्टेज होती चली जा रही है। तो जहाँ तक एक अमूमी तासुर यही है कि ज़्यादातर अक्सरियत लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं टाइम वर्सेस टास्क में। तो टास्क जो है वो ज़्यादा होती हैं और टाइम जो है वो कम होता है। ये प्रेजेंटेशन जो है वो लाइक फोकस करेगी प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज पर्सनल लाइफ। तो ये खास किसी प्रोफेशनल डोमेन के लिए या पर्सनल लाइफ के लिए नहीं है, ये दोनों डोमेन्स को बेसिकली। तो मैं कोशिश यही होगी कि एक ओवरऑल हाई लेवल सा ओवरव्यू हो जिसमें दोनों डोमेन जो है वो कवर हो रहे हो। इंशाल्लाह इस प्रेजेंटेशन में हम जो है वो देखेंगे कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इम्पैक्ट क्या होता है हमारी पर्सनल लाइफ पे, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पे। और उसके अलावा हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट की क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम मेथड्स या स्ट्रेटजीज़ को हम यूज़ करके को बेहतर जो है टाइम मैनेजमेंट कर सकें। तो आज का प्रेजेंटेशन का जो एजेंडा है उसमें हम शुरू करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट बेसिकली है क्या और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। उसके बाद थोड़ा हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग, प्रायोरिटाइजेशन और इन दोनों की जो रिक्विजिट है यानी गोल्स, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद थोड़े से टेक्निक्स पे आएंगे कि हम किस तरीके से अपना रूटीन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्मार्ट वर्किंग जो है वो हमें क्या फ़ायदा दे सकती है टाइम मैनेजमेंट में। इसके अलावा वर्क लाइफ बैलेंस पे थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा प्रोक्रेस्टिनेशन के हवाले से थोड़ा सा हम देखेंगे कि किस तरीके से हम डिलेज जो करते हैं अपने लाइफ में उसको उससे बच सकते हैं या उसकी रेमेडी कर सकते हैं। फिर हम कुछ टूल्स टेक्निक्स जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। और डेलीगेशन को, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है टाइम सेविंग के लिए। इस प्रेजेंटेशन को मैंने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसका पहला हिस्सा जो है वो फोकस, मीनिंग और इम्पोर्टेंस पे है। उस हवाले से अगर हम देखते हैं कि टाइम बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है क्या, तो टाइम मैनेजमेंट बेसिकली अगर हम टाइम देखें, टाइम की डेफिनेशन, तो फिजिसिस्ट जो हैं वो टाइम को डिफाइन करते हैं कि जो वाक़यात की माजी से हाल और मुस्तकबिल में जो पेशरफ्त है उसको हम वक्त कहते हैं या टाइम कहते हैं। और बेसिकली टाइम जो है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो कोई शय नहीं है, बल्कि एक कह लें कि जारी एक पेशरफ्त है, कंटिन्यूस प्रोग्रेशन है। तो इस कंटिन्यूस प्रोग्रेशन को हम किसी तरीके से रोक नहीं सकते, हम इसको डिले नहीं कर सकते, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसे बड़ा नहीं कर सकते या हम इसको स्लो डाउन नहीं कर सकते। ये अपनी रफ्तार से चल रहा है। तो इस टाइम पे हमारा बेसिकली कोई इख्तियार नहीं है। तो अगर हम टाइम की इस डेफिनेशन को देखते हैं तो इस डेफिनेशन की रूह से जो है टाइम बेसिकली मैनेजेबल नहीं है। तो टाइम मैनेजेबल नहीं है तो फिर हम किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट है वो एक
मिथ है। अ, हम टाइम मैनेजमेंट तो कहते हैं, बट बेसिकली वो टाइम मैनेजमेंट नहीं है, वो ओरिजिनली टास्क मैनेजमेंट है। कि जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है, उसके अंदर हम टास्क को इस तरीके से मैनेज करें कि हमारी टास्क जो है वो अवेलेबल टाइम के अंदर कंप्लीट हो सकें या फुलफिल हो सकें। तो इस टास्क मैनेजमेंट, अब टाइम मैनेजमेंट जैसे हमने कहा कि वो मैनेजेबल नहीं है, तो अब हम कोशिश करेंगे, हमारा फोकस होगा कि हम जो टास्क मैनेजमेंट है वो किस तरीके से हम इफेक्टिवली एफिशिएंटली कर सकते हैं कि जिससे हमको टाइम जो है वो उस पर कंट्रोल हासिल हो जाए। अ, इस हवाले से अगर हम देखें कि जो टाइम मैनेजमेंट अगर हम या टास्क मैनेजमेंट अगर हम कर लेते हैं, तो इसमें हमें जो लाइक इसमें जो हमें फ़वाइद मिलेंगे या इसके जो इफ़ेक्ट्स होंगे, उसको हम थोड़ा-सा डिस्कस करते हैं। अव्वल ये कि पहले हम क्यों है कि टाइम को क्यों मैनेज करें या टास्क जो है वो क्यों मैनेज की जाए? अ, तो सॉरी मैं स्लाइड्स थोड़ा-सा आगे करना रह गया। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्यों की जाए? तो इसके लिए एक अगर हम एक सक्सेसफुल एक हम कामयाब ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारे पास अवेलेबल टाइम है, उसके अंदर हम अपनी जो जितने भी टास्क्स हैं, जितने भी काम, जितने भी उमूर हैं, वो अवेलेबल टाइम के अंदर अंजाम दें। अगर मिसाल के तौर पे हम अपने जितने भी उमूर हैं, उनको अवेलेबल टाइम के अंदर फुलफ़िल नहीं कर पाते, तो इसका मतलब है कि हम या तो अ, अपने उमूर अंजाम ही नहीं दे रहे हैं, या हम उन उमूर को पेंडिंग में डाल रहे हैं, और पेंडिंग में डालने का मतलब ये है कि फिर वो उमूर डिले होते चले जाएँगे और इस तरीके से हमारे पास एक बहुत बड़ा बैकलॉग जमा होता चला जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट, कि हम उस टाइम को जो है वो इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करें। उसके अलावा टाइम जो है वो अगर हम मैनेज करते हैं, तो जो हम हमारी जो टाइम की जो वैल्यू है, बेसिकली हर शख्स जो है वो उसका जो टाइम है उसकी एक वैल्यू होती है। वैल्यू के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, मगर हर शख्स के चाहे वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, उसकी टाइम की एक वैल्यू होती है। तो हम अगर टाइम को मैनेज करते हैं, तो उस मैनेजमेंट से हम मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। यानी जितना हम एफिशिएंटली टाइम मैनेज करेंगे, उतने हमें टाइम की वैल्यू जो है वो मिलेगी। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है या इम्पोर्टेंट एलिमेंट है टाइम मैनेजमेंट का, वो हेल्थ और हैप्पीनेस है। अगर हम टाइम को सही से मैनेज नहीं कर पाते, तो ये एक बहुत वर्स इम्पैक्ट होता है हमारी हेल्थ पे और हैप्पीनेस पे, यानी हमारी खुशहाल ज़िंदगी पे और हमारी सेहत पे। मिसाल के तौर पे अगर हम टाइम मैनेज नहीं हो रहा, तो वो उसका एक इम्पैक्ट स्ट्रेस है, जिसको हम आगे जाके थोड़ा-सा डिस्कस भी करेंगे, खोलेंगे। स्ट्रेस है, इसके अलावा झुंझलाहट है, हमारा इंसान जो है डिप्रेशन में आ सकता है, इंसान जो है डिस्ट्रेस हो सकता है, और इन सब के इन सिम्पटम्स के जो है फिर वो इफ़ेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पे जो डायबिटीज़ है, ये मोस्टली स्ट्रेस से जो है वो स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि कुछ ना कुछ इम्पैक्ट रखती हैं, कुछ इफ़ेक्ट रखती हैं। कुछ इफ़ेक्ट ऐसे होते हैं जो कि हम महसूस कर सकते हैं, और कुछ इफ़ेक्ट्स ऐसे होते हैं जो गैर महसूस होते हैं। तो इसलिए अगर हम टाइम मैनेज करते हैं, तो इससे हम अपनी सेहत और अपनी खुशी को भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट हमें अच्छी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है, और इसके अलावा हमें एक वर्क लाइफ बैलेंस प्रोवाइड करती है। अगर हम अपना काम एफिशिएंटली करते हैं, तो हम ऑफिस का काम घर लेके नहीं आते। इसी तरीके से टाइम मैनेजमेंट जो है हमें सेल्फ स्टीम, हमारी खुदी और खुददारी में, और इसके अलावा हमारी एतमाद में इजाफे का बायस बनती है। तो ये वो वजूहात हैं जिनकी वजह से हमको टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना चाहिए।
अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो मिसमैनेजमेंट होती है टाइम की, उसकी मोस्टली अमूमी क्या वजूहात होती हैं। अ, इसमें जो ज़्यादातर वजूहात होती हैं वो मैंने लिस्ट डाउन की हैं, जिसमें सबसे पहले अगर मैं डिस्कस करना चाहूँ कि अनक्लियर गोल्स हैं। अनक्लियर गोल्स का मतलब है कि हमने अपने गोल्स क्लियरली डिफाइन नहीं किए हुए, जिसकी वजह से हम एफर्ट्स कर रहे होते हैं, हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, मगर टाइम हम शायद अलग डायरेक्शन में स्पेंड कर रहे होते हैं, जो कि टाइम हमारा वेस्टेज में जा रहा होता है। एक तो ये रीज़न है। इसके अलावा एक रीज़न ये है कि हमने प्रायोरिटीज़ जो हैं गलत सेट की हुई होती हैं, और ये जो प्रायोरिटीज़ हैं, ये भी लिंक हैं आपके गोल्स से। हम हमारी जो ज़िंदगी के गोल हैं, हमारे जो मिसाल के तौर पे प्रोजेक्ट के गोल हैं, हमारे फैमिली के गोल हैं, हमने उनको जब डिफाइन किया है तो हम हमारी जो प्रायोरिटीज़ होंगी वो उन गोल्स को रिफ्लेक्ट कर रही होंगी, उन गोल की अचीवमेंट की तरफ होंगी। तो अगर हमने गोल डिफाइन कर दिया है, प्रायोरिटीज़ हमारी डिफरेंट हैं, जो गोल्स की डायरेक्शन में नहीं है, तो ये भी एक टाइम वेस्टिंग होती है। इसके अलावा हम अगर देखें कि कुछ लोगों के साथ इश्यूज़ होते हैं कुछ परफेक्शंस के, कुछ लोगों के साथ इश्यूज़ होते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन के, कि वो उसकी रीज़न कुछ भी हो सकती हैं, चाहे काहिली हो सकती है, उसकी रीज़न चाहे सुस्ती हो सकती, इसको हम डिटेल में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे आगे जाके। अ, इसके अलावा जो इश्यूज़ होते हैं वो डिसऑर्गनाइज़ेशंस के इश्यूज़ हैं। अगर इंसान थोड़ा-सा ऑर्गनाइज़ हो तो वो टाइम को जो है वो काफ़ी सेव कर सकता है, और इसी तरीके से ऑर्गनाइज़ेशन ना हो तो टाइम बहुत सा वेस्ट होता है। इसके अलावा इंटरप्शंस हैं, डिस्ट्रप्शंस हैं, जो नॉर्मल आज के दौर में शायद ज़्यादा हैं। उसके अलावा और छोटे कुछ इश्यूज़ हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कभी हम मुरव्वत में होते हैं, ना नहीं कह सकते, किसी चीज़ को मना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम इसकी एक एनालॉजी है जो कि मंकी ऑन द बैक है, इसको भी हम थोड़ा-सा आगे जाके डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ और इश्यूज़ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं कि जो आपको अ, थका हुआ रखते हैं, या आप स्लीपलेसनेस है जिसकी वजह से आप फ्रेश नहीं होते, और फ्रेश ना होने की वजह से आप के पास क्वालिटी टाइम जो है ना वो नहीं होता। क्वालिटी टाइम ना होने की वजह से बहुत सी चीज़ें सफ़र करती हैं। इसको ये तो एक वैसे भी एक अलग ही टॉपिक है, मगर इसको मैं आज ज़्यादा नहीं छेड़ूँगा। इसमें अगर हम डिस्कस करने चाहें तो इसका एक स्लीप मैनेजमेंट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसे हम डिस्कस कर सकते हैं, और ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट होता है इसका इंसान की लाइफ पे। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से नहीं होता, इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी इसका एक बहुत असर होता है। अ, मगर इसको किसी और दिन के लिए रखते हैं। अ, इसके बाद जो नेक्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो ये है कि हम किस तरीके से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। अ, इसमें मैं सिर्फ हाई लेवल आपको कुछ पॉइंट्स देता हूँ, जिसको हम आगे जाके तकरीबन तमाम पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर आप हमारे गोल्स सेट नहीं है, तो उस सूरत में ये होगा कि हम टाइम जो है ना वो मैनेज नहीं कर पा रहे होंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है टाइम मैनेज करना, तो एक नेक्स्ट लेवल आ जाता है। हमने गोल ही अगर सेट नहीं किए तो हम सही डायरेक्शन में एफर्ट नहीं कर रहे होंगे, और सही डायरेक्शन में एफर्ट ना करने का मतलब है हम एफर्ट्स वेस्ट कर रहे हैं, और एफर्ट वेस्ट का मतलब है कि टाइम वेस्ट। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि हम अपने गोल्स सेट करें। इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। उसके अलावा हम स्मार्ट वर्किंग जो है वो कोशिश करें कि हम हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग को फोकस करें। हम देखें कि हम किस तरीके से ज़्यादा स्मार्टली कोई भी काम कर सकते हैं। स्केड्यूलिंग के ऊपर फोकस है कि हम जो अपनी टास्क है उसकी स्केड्यूलिंग करें, स्केड्यूलिंग को भी डिस्कस करते हैं हम। उसके अलावा जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, इंटरप्शंस हैं, उनको हम मैनेज करें। टास्क जो है वो डेलीगेट करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिससे हम अपना टाइम जो है सेव कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी अर्ज़ किया कि लर्न टू से नो। अगर हम किसी मुरव्वत में
ना ना कह सकें तो इसका मतलब है कि हम दूसरों के काम अपने कंधों पे ले लेंगे और जो कि हमारे अपने कामों के लिए मिसमैनेजमेंट हो जाएगी। इसी तरह स्लीप मैनेजमेंट है, अगर हम स्लीप मैनेजमेंट पे थोड़ा-सा तवज्जो दें और लाइक ये एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और इसको अगर हम तो ये हमारी ना सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में हेल्पफुल होगा बल्कि हमारी एक हेल्दी लाइफ में, हमारी क्वालिटी लाइफ में और क्वालिटी टाइम भी जो है इसकी एक प्रोडक्टिविटी है। इसके अलावा हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो टाइम किलर्स हैं उनको अवॉइड करें। इनमें मोस्ट ज़्यादातर पॉइंट्स को हम अगली स्लाइड्स में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि हम गोल्स और वैल्यूज़ को डिस्कस करें। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अगर हमने अपने गोल्स, अहदाफ और इक़दार को डिफ़ाइन नहीं किया और हमारी कोई स्पेसिफ़िक गोल्स नहीं है, तो हम अपनी तरजीहात का, हम अपनी प्रायोरिटीज़ का तयन नहीं कर सकेंगे। शायद हम नॉन एसेंशियल्स पे ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, जो हमारे गोल की डायरेक्शन में टास्क्स हैं, वो हमारे लिए अहम ना हो। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमारे पास गोल सेट होना चाहिए और उसके बाद उस गोल को, उस हदफ को हासिल करने के लिए जो ज़रूरी काम है, उनको हम प्रायोरिटाइज़ करें, उनको हम तरजीहात में शामिल करें। तो तरजीहात का तयन करने के लिए गोल्स और वैल्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें गोल्स का तयन ये एक इनफ़रादी जो है वो मामला है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ गोल्स रखते हैं। किसी की ज़िंदगी का मकसद मिसाल के तौर पे किसी स्टूडेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कहता है कि मैंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो इस हवाले से उसकी जो तरजीहात हैं वो डिफरेंट होंगी। किसी ने कहना है कि मैं जो हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट में मैंने जॉब लेनी है, तो उसकी तरजीहात डिफरेंट होंगी। तो इस तरीके से ये जो गोल्स सेटिंग है ये इनफरादी मामला है। मगर इस गोल सेटिंग के लिए भी कुछ चीज़ें हैं जो कि हम आगे डिफाइन करते हैं कि उस गोल सेट करते हुए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि जो लाइक हमारी तरजीहात हैं जिसे हम डिफाइन कर रहे होंगे आगे अगली स्लाइड में, उसमें जो गोल और वैल्यूज़ हैं वो हर तरजीह को जब सेट करते हुए हम जो भी मेथड यूज़ कर रहे होंगे उसमें उसका जो है वो एक मेन फ़ोकस होगा, एक मेन रोल होगा। तो हमें गोल्स और वैल्यूज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, जो कि मोस्टली हमारे पास नहीं होता ये फ़ोकस और ज़्यादातर तो रियलाइज़ेशन भी नहीं होती गोल सेट करने की। वैसे अगर मैं आम उसमें डिस्कस करूँ तो मोस्टली लोग जो हैं वो अपने लाशऊर में कुछ ना कुछ अहदाफ रखते हैं। मगर वो अहदाफ या तो वो क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से चीज़ें उनके ज़हन में भी क्लियर नहीं होती कि उसको हमने अचीव किस तरीके से करना है, या अगर वो क्लियर होते भी हैं तो उन्हें ये नहीं इदराक होता कि ये गोल जो है वो इसके लिए कौन-सी टास्क या कौन-सी एफर्ट जो है वो मुझे करनी है। तो गोल सेट किया जाए और गोल क्लियर सेट किया जाए। गोल सेट करने के साथ हम इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ डेडलाइन्स भी डिफाइन की जाएँ। क्योंकि अगर कोई गोल हम सेट करते हैं और डेडलाइन डिफाइन नहीं होती तो इसका मतलब है कि ये ओपन गोल है और जिसके कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। तो ओपन एंडेड गोल्स जो हैं वो गोल्स नहीं कहलाते। इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करते हैं कि गोल सेट करने की जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या होनी चाहिए। तो इस हवाले से काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने अपनी राय दी है, जिसमें बहुत ज़्यादा जो एक पॉपुलर ओपिनियन है वो स्मार्ट गोल्स का है। स्मार्ट गोल्स से मुराद ये है कि गोल जो है वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अटेनेबल होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए और टाइम बाउंड होना चाहिए। स्पेसिफिक जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी कहा कि एक तो क्लियर होना चाहिए और जो है वो उसकी जो जुज़ियात हैं वो डिफ़ाइन हो कि
आप क्या करने जा रहे हैं वो क्लियरली मेंशन हो, कि आपके ज़हन में भी क्लियर हो कि क्या है, और उस क्लियरली अगर डिफाइन हुआ हुआ है तो उसके हिसाब से आप उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बनाएँगे। तो ये क्लियर डिफाइन होना चाहिए कि क्या प्लान है जो कि आप करने जा रहे हैं। उसके बाद मेज़रेबल है। गोल जो है वो मेज़रेबल होना चाहिए, यानी कि आप अगर कोई टारगेट अचीव करने जा रहे हैं, कोई गोल अचीव करने जा रहे हैं, तो उसकी कोई पैरामीटर होना चाहिए जिसके थ्रू आप उसको मेज़र कर सकें। मिसाल के तौर पे आपने फिर मैं एक स्टूडेंट की मिसाल दूँ कि एक स्टूडेंट है जो एफर्ट कर रहा है, तो वो कहता है कि मैंने जो है वो फलाँ सब्जेक्ट में इतने परसेंट मार्क्स लेने, या मैंने इतना सीजीपीए लेनी है ताकि मैं आगे कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकूँ। तो गोल जो है वो मेजरेबल होना चाहिए। फिर ये कि इसकी एक क्वालिटी ये है कि वो अटेनेबल होना चाहिए। कोई ऐसा गोल सेट करना कि जो आप जिसे हासिल ना कर सकें। यानी कि कोई इतना अन उसे आप कह लें कि रियलिस्टिक गोल हो जो कि आप नामुमकिन हो, जैसे तारे तोड़ लाना फॉर एग्जांपल। तो गोल आपका जो है वो अटेनेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, जो आप अचीव कर सकते हो। उसके बाद गोल जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट मिसाल के तौर पे आपकी एक कोई लाइफ की एक ऑब्जेक्टिव है कि आपने फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे आप एक पाकिस्तान में रहते हैं, तो उस हवाले से आपने ज़िंदगी अगर पाकिस्तान में गुज़ारनी है, तो आप कोई इस तरह का गोल सेट नहीं करेंगे कि वो आपके मुल्क से रेलेवेंट ना हो, वो कहीं और से फॉर एग्जांपल। तो अगर गोल रेलेवेंट नहीं होगा तो फिर अगेन गोल जो है वो गैर मुतल्लिका हो जाएगा। तो इस गोल को जो है वो रेलेवेंट होना चाहिए। उसके बाद उसकी टाइम बाउंडिंग, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि कोई डेडलाइन्स जो है वो डिफाइन होनी चाहिए कि आपने जो गोल अचीव करना है, ये आपने कब तक करना है। अगर आपने गोल को मेजरेबल रखा है और आपने अगर गोल की टाइमलाइन टाइम बाउंडेड है, तो इस सूरत में आप जो है वो गोल को जब आप अचीव करेंगे तो वो आपके सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन कर रहा होगा, कि आपने जो डिफाइन किया था मेजरमेंट पैरामीटर, और आपने जो टाइम कंस्ट्रेंट डिफाइन किया था उसके अंदर आपने अगर कोई गोल अचीव किया है, तो वो फिर आपकी सक्सेस जो है वो मेजर करने के काम आएगा। प्रॉब्ली ज़्यादातर लोग स्मार्ट गोल्स से वाकिफ़ ही होंगे, मैं इस पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करता। इसके बाद थोड़ा-सा मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ कि स्मार्ट वर्किंग बेसिकली क्या है? ऑल्दो कि ये जो पॉइंट्स हैं ये हम अगली स्लाइड्स में मोस्टली डिस्कस कर रहे होंगे। स्मार्ट वर्किंग कुछ चीज़ों का कुछ चीज़ें, कुछ पैरामीटर्स, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स कंसीडर करते हुए अगर आप कोई चीज़ कंडक्ट करते हैं, कोई टास्क कंडक्ट करते हैं, तो वो स्मार्ट वर्किंग कहलाती है। नॉर्मली क्या होता था या पास्ट में हमें मोस्टली ये कहा जाता था कि भाई मेहनत से काम करो, हार्ड वर्किंग पे ज़ोर होता था। अ, हार्ड वर्किंग का इनकार नहीं है, मगर अगर इंसान सिर्फ हार्ड वर्किंग को फोकस करे और हार्ड वर्किंग तो मिसाल के तौर पे पूरा अपना ज़ोर हार्ड वर्किंग लाइक पूरी मेहनत लगा दे, मगर उसमें थोड़ा-सा उसने अपने ज़हन से काम ना लिया हो, तो शायद नहीं, यकीनी तौर पे उसकी जो एफिशिएंसी है, उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो काफ़ी सफ़र करेगी। तो अगर कुछ चीज़ों का ख़्याल रख लिया जाए, मिसाल के तौर पे जैसे अभी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि जब हम कोई टास्क करने जा रहे हैं, जब कोई हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसमें हम प्लानिंग शामिल कर लें, उसमें हम कुछ क्रिएटिव थिंकिंग शामिल कर लें। मिसाल के तौर पे एक काम जो है वो हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं, मगर ये है कि अगर हम उसको किसी टूल्स को यूज़ करते हुए किसी को काम को कर रहे हो, तो शायद हम ना सिर्फ उसको क्वालिटी वाइज़ बेहतर कर सकें, बल्कि उसमें हम टाइम गेन भी कर सकें, उसमें कुछ टाइम भी बचा सकें। इसी तरीके से अगर हम प्रायोरिटाइज़ कर लें टास्क को, तो वो बेसिकली हमारी स्मार्ट वर्किंग होगी। इसके अलावा ऑर्गेनाइज़
टास्क हमारी ऑर्गेनाइज हों, ऑप्टिमाइज हों, कोशिश करें कि हम सिस्टमेटिक काम करें, प्रोसेसेस को फॉलो करें, और उसके अलावा हम कोशिश करें कुछ ऑटोमेट करें चीज़ों को। तो ये चीज़ें, इनमें से कुछ चीज़ें हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो ये अगर हम थोड़ा-सा हार्ड वर्किंग, तो डेफ़िनेटली हार्ड वर्किंग के साथ हम अगर थोड़ी स्मार्ट वर्किंग भी करें, तो वो डेफ़िनेटली हमें ना सिर्फ टाइम के रेफ़रेंस से कुछ फ़ायदा देगी, बल्कि क्वालिटी इम्प्रूवमेंट भी डेफ़िनेटली उसमें होगी। अ, अब मैं अपनी प्रेज़ेंटेशन के दूसरे पार्ट में आता हूँ, जिसमें हम प्लानिंग, प्रायोरिटाइज़ेशन, ऑर्गनाइज़ेशन, शेड्यूलिंग पे थोड़ा-सा रोशनी डालते हैं। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि प्लानिंग को हम डिस्कस करें। प्लानिंग जो है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारे टाइम मैनेजमेंट में। प्लानिंग जो है वो एक की फंक्शन है, और रिसर्चेस जो हैं वो शो करती हैं कि लेस देन 5% ऑफ मैनेजमेंट टाइम्स गोज़ टू द प्लानिंग। जबकि ये जो प्लानिंग है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, हर जगह, अक्सर जगह प्लानिंग की जो है वो काफ़ी प्लानिंग पे इतना ज़ोर नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हम आगे जाके जब एग्ज़ीक्यूशन फ़ेज़ में होते हैं, चीज़ों को जब एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ जाता है। तो टाइम मैनेजमेंट की स्टैटिस्टिक्स जो है वो बताती हैं कि अगर हम 15 मिनट टाइम प्लानिंग के ऊपर सर्व करें, तो ये हमें अबाउट एन आवर ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो सेव करता है। और ना सिर्फ टाइम सेव करता है, बल्कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है वो भी इम्प्रूव होती है। इस हवाले से बहुत सारे अक़वाल जो हैं मशहूर हैं, जिसमें लाइक एक जो सबसे मशहूर कॉल है कि फेल टू प्लान इज़ प्लानिंग टू फेल, कि अगर आप मनसूबाबंदी नहीं करते या मनसूबाबंदी में नाकाम होते हैं, तो आप नाकामी की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये तो वो अक़वाल हैं जो हमें दौर हाज़िर में मिलते हैं, मगर इन प्लानिंग के बारे में आइमा के भी कुछ अक़वाल मौजूद हैं। यानी प्लानिंग जो है इतनी इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस पे मिसाल के तौर पे इमाम अली अलैहिस्सलाम का एक बहुत अच्छा कॉल मौजूद है, जिसमें वो फरमाते हैं कि जिसकी मनसूबाबंदी ख़राब है, इसने तबाही की मनसूबाबंदी की है। यानी कि अगर किसी ने ख़राब मनसूबाबंदी, या तो मौला फरमा रहे हैं कि ख़राब मनसूबाबंदी, अगर किसी ने प्लानिंग की ही नहीं है, तो फिर उसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्लानिंग जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट एलिमेंट है टाइम सेविंग में। अच्छा, प्लानिंग करते हुए हमें अगेन कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना होगा, कुछ चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। वही कि प्लान जो है वो रियलिस्टिक हो, और हमें जो है वो पता हो कि जो हम जो जो भी टास्क एग्ज़ीक्यूट करने जा रहे हैं, कि वो रियलिस्टिक है, और वो हमारा कितना टाइम लेगी। इसी तरीके से हम जब प्लान बनाएँ, तो उस पे डिटरमिन्ड रहें हम। और कुछ डिस्ट्रैक्शन आती हैं, कुछ डिस्प्लेसमेंट आती हैं, तो उसको हम ओवरकम करें। उसके अलावा जब हम प्लान बना लें, तो हम उसको प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें, ऑर्गनाइज़ रहें। इसके अलावा हम जो प्लान है उसको हम बैलेंस रखें। मिसाल के तौर पे अ अ, हम इसको भी आगे जाके डिस्कस करते हैं, और इसको हम थोड़ा-सा आइमा के अक़वाल की रोशनी में भी देखेंगे कि बैलेंस किस तरीके से हम रख सकते हैं किसी भी प्लान को। इसके अलावा हमें प्लानिंग करते हुए थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल भी रहना चाहिए। फ्लेक्सिबल इन द सेंस कि हम डेफ़िनेटली जितना भी हम प्लान कर लें, हम चेंजेस जो हैं वो एनकाउंटर करेंगे। तो चेंजेस को हमें अडॉप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए हमें फ्लेक्सिबल भी रहना होगा। फ्लेक्सिबल रहने के लिए मिसाल के तौर पे हम प्लानिंग के दौरान कुछ बफर्स यूज़ कर सकते हैं। हम प्लानिंग में थोड़ा-सा हम एक्स्ट्रा जो है वो टाइम रख सकते हैं, मिसाल के तौर पे। इसके अलावा प्लानिंग करते हुए हमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने चाहिए, कि मिसाल के तौर पे हमने एक गोल सेट किया है, उसको अचीव करने के लिए एक तो हमने लॉन्ग टर्म प्लान बनाया है, मगर लॉन्ग टर्म प्लान ही इनफ नहीं है। हमको उस प्लान को ब्रेक डाउन करना चाहिए शॉर्ट टर्म्स में। मिसाल के तौर पे अगर हमने 1 साल का प्लान बनाया है,
तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ब्रेक डाउन करें मंथली बेसिस पे, ताकि ये कि हम उसकी मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के लिए हमें थोड़ी आसानी हो सके। प्लानिंग के बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो स्केजुलिंग का है। स्केजुलिंग जब हमने प्लान किया है तो अब हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको जो टास्क्स हैं उसको हम स्केड्यूल करें, और स्केजुलिंग के लिए भी कुछ गाइडलाइंस हैं। मैं एक बहुत ही जनरल सी गाइडलाइंस को डिस्कस करूंगा, मगर स्टिल इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत स्पेसिफिक टू द टास्क, स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट हो सकती हैं, मगर उसकी जो हाई लेवल गाइडलाइन है उसमें ये है कि जब हम स्केड्यूल करें तो कोशिश करें कि हम टास्क को ब्रेक डाउन करें, और जितना ज़्यादा ब्रेक डाउन कर सकते हैं उतना ब्रेक डाउन करें। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि इसके काफ़ी सारे फ़वाइद हैं। तो टास्क को ब्रेक डाउन करें, उसके बाद हम जो भी टास्क हैं, जो भी उसकी हम एक डेडलाइन फिक्स करें, और जैसे पहले मैंने कहा कि हम फ्लेक्सिबिलिटी रखें, कंटिजेंसी टाइम रखें कि अगर कोई चेंज होता है, अगर कोई रिस्क आता है तो हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें। इसके अलावा हम कोशिश करें कि परफेक्शन को अवॉइड करें। इस पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे अगली स्लाइड्स में। उसके अलावा डेलीगेट है। डेलीगेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक यूज़फुल स्ट्रेटजी है जिसको यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ टाइम बचा सकते हैं बल्कि और भी बहुत से फ़ायदे हैं। इसके अलावा हम एक पैरेटो प्रिंसिपल है जो कि कहता है कि roughly 80% of the consequences come from 20% of the causes. इसी तरह वो कहता है कि जो 80% जो हमारा जो टाइम है वो 20% टास्क्स लेती हैं। ये एक रफ एस्टिमेट है, इसके पीछे एक फुल थ्योरी है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाता, मगर ये एक प्रिंसिपल है कि 80% हमारा जो काम है वो 80% जो हमारा टाइम है वो 20% टास्क पे लगता है, और 20% टाइम जो है वो हमारी 80% टास्क से लगता है। तो स्केजुलिंग करते हुए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम किस टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और इसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेते हैं प्रायोरिटीज़ में। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि टाइम बबल्स को यूटिलाइज करना चाहिए, और इस हवाले से मुझे रहबर की एक सेइंग याद आती है कि जिसमें वो किसी बुक फेयर में गुफ्तगू करते हुए रीडिंग टाइम के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि जो खाने के दस्तरखान पे खाना लगने के दौरान का जो टाइम होता है उसमें उस टाइम को वो यूटिलाइज करते हुए उन्होंने जो है वो बुक रीडिंग करते हैं, और इस छोटे टाइम इस स्लॉट को यूज़ करते हुए उन्होंने कुछ दिनों में बुक ख़त्म कर लेते हैं। तो इस टाइम बबल्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए ड्यूरिंग स्केजुलिंग। इसके अलावा जो मीटिंग है, कॉल्स हैं, उसको कोशिश करनी चाहिए कि छोटे से छोटा रखें, क्योंकि वो कहते हैं ना कि आप जितना भी टाइम किसी भी टास्क के लिए जितना भी टाइम रखेंगे वो टास्क फैल के उस टाइम के बराबर हो जाएगी। इसके बाद मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा प्रायोरिटाइजेशन पे डिस्कस करूं। टास्क की प्रायोरिटाइजेशन जो है वो उसकी मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं। मैं अगर नाम लूँ तो दसियों हैं, जिसमें रैंकिंग है, मॉस्को है, न्यूमेरिकल असेसमेंट है, मगर जो मुझको सबसे अच्छी लगती है, या एक जो वैसे भी थोड़ी सी डूएबल सी है, जो आसान सी है, आइजनहोवर मैट्रिक्स या अर्जेंट इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स है। जब भी आप अपनी टास्क को प्रायोरिटाइज कर रहे हो तो उसमें ये टेक्निक अगर आप यूज़ करते हैं तो ये एक काफ़ी यूज़फुल टेक्निक है। इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। इस टेक्निक के यूज से जो है वो एक मैट्रिक्स डिफाइन किया गया है, जिसमें उन्होंने एक्स एक्सिस पे किसी भी टास्क की अर्जेंसी रखी है और वाई एक्सिस पे उसकी इम्पोर्टेंस रखी है, और उसके 4 क्वाड्रेंट डिफाइन किए गए हैं। जो
फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो अर्जेंट, द मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए है। इसी तरीके से जो क्वाड्रेंट 2 है वो इम्पॉर्टेंट टास्क के लिए है, मगर वो टास्क जो अर्जेंट नहीं है। इसके अलावा क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 है इसी तरीके से। इसमें वो कहते हैं कि आपकी जो ज्यादातर टास्क जिस क्वाड्रेंट में रहती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। मिसाल के तौर पे अगर आप की अक्सर टास्क जो है वो क्वाड्रेंट 1 में रहती हैं, इसका मतलब ये है कि आप लाइक बहुत बैक ऑफ टाइम चल रहे हैं, यानी कि आप आपकी जो लाइफ है ना वो ऑर्गेनाइज नहीं है, क्योंकि आप जो है फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं। आप के पास जब भी टास्क अर्जेंट और हो जाती है उस वक्त आप उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। इसमें एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी मोस्ट ऑफ द टास्क जो है वो क्वाड्रेंट 2 में ले करती हैं, उसमें मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत ऑर्गेनाइज हैं। आप किसी भी टास्क को अर्जेंट सिचुएशन में नहीं जाने देते, आप उसको क्वाड्रेंट 2 में जब वो नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट होती है उसमें उसको आप टैकल कर लेते हैं। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है कि अगर आप किसी भी टास्क को क्वाड्रेंट 2 में मैनेज कर लें और उसे 1 में ना जाने दें। ये जो ऊपर की 2 क्वाड्रेंट हैं, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वाड्रेंट है। इसके बाद जो नीचे 3 और 4 है वो कह लें कि वो उन टास्क के क्वाड्रेंट हैं जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं होती, और इनफैक्ट जो क्वाड्रेंट 4 की टास्क हैं वो एक्सपर्ट कहते हैं कि उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये वो टास्क हैं जो आपकी टाइम किलिंग टास्क हैं या टाइम वेस्टिंग टास्क हैं। तो ये एक अच्छा ओवरव्यू है इसका कि अगर हम किसी भी टास्क की कोई भी प्रायोरिटी अपनी डिफाइन करने के लिए इसको इस मैट्रिक्स को यूज करें और अपनी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट अर्जेंट वर्सेस इम्पोर्टेंट डिफाइन कर लें, तो हमें ये अपनी टास्क प्रायोरिटाइज करने में, एग्जीक्यूट करने में बहुत हेल्पफुल होगा। अब जबकि हमने प्रायोरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, स्केजुलिंग और प्लानिंग देखी है, तो अब मैं चाहूँगा कि हम अपने जो थर्ड पार्ट है उसकी तरफ जाएं। मगर अगर इसमें आपके कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट है अभी तक, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। जी असद भाई बहुत शुक्रिया। असद भाई कुछ कमेंट्स में क्वेश्चन लोगों ने किए, तो एक क्वेश्चन आया अली हसन भाई की तरफ से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड स्केजुलिंग। अच्छा, प्लानिंग और स्केजुलिंग, देखें प्लानिंग जो है वो एक काफ़ी उसका स्कोप बड़ा है। प्लानिंग में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। मिसाल के तौर पे जब अगर आप मैं अगर प्रोजेक्ट प्लान की आपको मिसाल दूं, तो प्रोजेक्ट प्लान में सिर्फ स्केड्यूल शामिल नहीं होता। स्केड्यूल होता है जो कि आपकी टाइमलाइन डिफाइन कर रहा होता है, जबकि प्लानिंग में आप रिसोर्सेज भी डिफाइन कर रहे होते हैं, आप कॉस्ट भी डिफाइन कर रहे होते हैं, आप क्वालिटी भी डिफाइन कर रहे होते हैं। तो प्लानिंग के अंदर प्लानिंग का स्कोप बहुत वाइड है, जबकि स्केड्यूलिंग जो है वो सिर्फ टाइमलाइन रिलेटेड, टाइम कंस्ट्रेंट रिलेटेड है। ओके, एक सवाल और है, हाउ टू कंसंट्रेट ऑन टास्क्स लाइक टू अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस, जो इधर उधर के मसले होते हैं उनसे कैसे बचा जाए। जी, हाँ, इसको अब हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। इस पे एक स्लाइड है मेरे पास, तो हम इंशाल्लाह से डिस्कस करते हैं। अच्छा सर भाई, एक मेरा क्वेश्चन है, ये जो डेलीगेट है इससे क्या मुराद है? जी जी, डेलीगेट भी हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये वो चीजें जो कि हम ये वो चीजें हैं जो हम किसी भी कंस्ट्रेंट्स को, किसी भी हर्डल्स को हम ओवरकम करने के लिए यूज करते हैं। तो ये हम थर्ड पार्ट में हम जाके इसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? एक आसिफ भाई ने क्वेश्चन पूछा था कि आप अगर कोई साथ में कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी देते रहें अपनी एक्सपीरियंस से, तो शायद और बेहतर हो ना। अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। डेफिनेटली कुछ मेरे जहन में थी, मगर क्योंकि टाइम जो है शायद थोड़ा सा टाइम का मसला है। हाँ जी, टाइम का मसला, वरना मैं जरूर जी जी, मगर डेफिनेटली इस पे अगर कोई सवाल आएंगे तो उसमें मैं कोशिश करूंगा देने की। जी। अब हम अपने थर्ड पार्ट की तरफ अगर मूव हो, तो वही ऑब्स्टिकल और उनकी हैंडलिंग है। इसमें सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो हमारे एक आदत होती है जो
इल्तिवा करने की, प्रोक्रेस्टिनेशंस की, तो उसको हम किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखें कि ये है क्या और हम क्या इसका नुकसान क्या होता है। एक तो ये कि ये वो आदत है जो हम किसी भी चीज़ को, किसी भी टास्क को डिले करते हैं गैर ज़रूरी तौर पे, जो कि कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि अगर हमने स्केड्यूलिंग की है, हमने प्रायोरिटाइज किया है, तो उसके हिसाब से उसको कंडक्ट करना ज़रूरी होता है, मगर हम कुछ वजूहात की वजह से, उनकी वजूहात भी हम डिस्कस करते हैं, की वजह से हम उसको डिले कर देते हैं। इसमें ताख़ीर होने की वजह सुस्ती भी हो सकती है। ताख़ीर होने की वजह जो इसको कैटेगराइज़ किया गया उसमें एक ये है कि कुछ टास्क जब डिफ़िकल्ट होती हैं या हमें डिफ़िकल्ट लग रही होती हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि उन्हें अवॉइड करें और अवॉइड करें और अवॉइड करते-करते वो फिर हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में चली जाती हैं। तो एक तो डिफ़िकल्टी है इसकी वजह। इसके अलावा एक वजह है अदम दिलचस्पी, यानी दिलचस्पी का ना होना, इंटरेस्ट का ना होना। कोई ऐसी टास्क हो जो कि दिलचस्प ना हो, हमें बोरिंग सी हो, हम कोशिश करते हैं कि उसे डिले कर दें, उसे हम इल्तिवा में डाल दें। इसके अलावा इनकैपेबिलिटी है कि हम हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि हम उस टास्क को कंप्लीट कर सकें। यानी हम मिसाल के तौर पे हमें आता नहीं है या हम उसकी जो है वो हम ट्रेन नहीं है उस टास्क के लिए। या एक वजह इसकी होती है लो कॉन्फिडेंस, कि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये टास्क कर पाएंगे। या तो इसमें ये है कि इसको हम थोड़ा सा मज़ीद खोलते हैं, क्योंकि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं। मगर इसमें ये होता है कि अगर हम टास्क, अव्वल तो हमें ये याद रखना चाहिए कि तकरीबन इस एनालॉजी से, इस सिचुएशन से हर कोई गुजरता है। चाहे कोई बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है, वो भी, उसके सामने भी ये सिचुएशन आती है। और इसमें ये सिचुएशन अगर हम अर्ली स्टेज पे हैंडल नहीं करते, अर्ली स्टेज पे टैकल नहीं करते, तो ये आगे जाके सीवियर होती जाती है। जितना ज़्यादा हम डिले करते रहेंगे, जितना ज़्यादा हम इल्तवा में डालते रहेंगे चीज़ को, वो उतनी ज़्यादा सीवियर होती जाती है। जैसे मैंने अर्ज़ किया, तो वो क्वाड्रेंट 1 की टास्क बन जाती है और फिर वो हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इसको हम अर्ली स्टेज पे ओवरकम कर लें। इसके अलावा ये है कि इसकी कुछ मेथड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हुए इसको हैंडल कर सकते हैं, जिसमें जो टॉप कुछ 2-3 हैं वो मैं थोड़ा-सा डिस्कस कर लेता हूँ। पहला जो है वो एक मेथड है जो सलामी टेक्निक कहलाता है। सलामी टेक्निक कहता है कि अगर कोई टास्क आपको मुश्किल लग रहा है या टास्क बड़ा है, तो आप उसको ब्रेक डाउन करें और उसके इतना ब्रेक डाउन कर लें कि जो उसका स्मॉलेस्ट पीस हो, जो कि आपके लिए आसान हो जाए। तो कोई टास्क आपको बड़ा लग रहा है, कोई टास्क मुश्किल लग रहा है, और ये 2 इम्पोर्टेंट वजूहात होती हैं जिसकी वजह से आप अवॉइड कर रहे होते हैं किसी भी टास्क को टाइमली फिनिश करने के लिए। तो उस टास्क को आप बिल्कुल माइनर लेवल पे ले जाएँ, छोटा कर लें, ब्रेक कर लें। अ, अगर मैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ की बात करूँ, तो अ, बहुत से प्रोफ़ेशनल्स जो हैं वो तो उनका डेली रूटीन में शामिल होता है कि टास्क्स को ब्रेक डाउन करना। मगर अगर हम पर्सनल लाइफ़ में भी बात करें, तो बहुत सी टास्क हैं जिनको ब्रेक डाउन किया जा सकता है और उसको एक ऐसी लेवल पे लाया जा सकता है जो कि आसान हो जाती है। उसके अलावा एक जो टेक्नीक है वो 5 मिनट्स रूल कहलाता है। 5 मिनट्स रूल कहता है कि कोई भी टास्क जो है वो उसको स्टार्ट करना मुश्किल होता है, और स्टार्ट करने से पहले कोई भी टास्क जो है ना वो मुश्किल लग रही होती है। तो अ, इसमें ये एक सॉल्यूशन देते हैं जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है, कि हम कमिट करें अपने आप से कि मैं 5 मिनट ये टास्क करूँगा। किसी भी सूरत कुछ भी हो जाए, मैंने 5 मिनट इस टास्क पे काम करना है। अगर 5 मिनट
मुझे ये टास्क फिर भी मुश्किल लगी, फिर भी बोरिंग लगी, तो मैं इस टास्क को छोड़ दूंगा। तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपने किसी टास्क के ऊपर 5 मिनट काम कर लिया तो वो टास्क ऑटोमेटिकली आपके लिए आसान हो जाती है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको समझ आ जाती हैं जो कि शायद पहले नहीं आ रही होती हैं। इसके अलावा एक टेक्निक है कि मेकिंग कमिटमेंट्स। मेकिंग कमिटमेंट्स में ये कि अगर एक इंसान की नेचर है कि अगर हमने कोई डेडलाइंस ना हो हमारे सामने तो हम टास्क को डिले करते चले जाते हैं। तो इस टेक्निक में वो कहते हैं कि हमें कमिटमेंट करनी चाहिए, हमें डेडलाइंस डिफाइन करनी चाहिए किसी भी टास्क के लिए। और अगर हम इसको पहली टेक्निक के साथ मिला के करें तो ये शायद हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है, जिसमें हम टास्क को ब्रेक डाउन करके और उसकी डेडलाइंस हम डिफाइन कर देते हैं। और एक टेक्निक है जो रिवॉर्ड योरसेल्फ है, यानी कि अगर आप अपने आप के लिए कोई रिवॉर्ड सेट करने के, मिसाल के तौर पे अगर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर दी तो मैं अपने आप को ये रिवॉर्ड दूंगा। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैं इस टास्क कंप्लीट होने के बाद चाय पीऊंगा, मिसाल के तौर पे, तो वो एक थोड़ा सा आपको लिए मोटिवेशनल बन जाती है। तो ये वो कुछ टेक्निक्स हैं जिसको यूज करते हुए प्रोक्रेस्टिनेशन से आप हैंडल कर सकते हैं। और जैसे मैंने अर्ज किया, ये सबसे मेन एलिमेंट या मेन फैक्टर होता है हमें किसी भी चीज को डिले करने के लिए। इस प्रोक्रेस्टिनेशन के अलावा जो एक और फैक्टर है वो है परफेक्शनिज्म। हमें से कुछ लोग जो है वो परफेक्शनिस्ट होते हैं। किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए उनका जोर होता है कि वो उस चीज को परफेक्टली करें। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, मैं उनकी वजूहत में नहीं जाऊँगा, जैसे कि डिटेल में नहीं जाऊँगा। बहुत सी वजूहत हैं वो कि मिसाल के तौर पे कुछ लोग होते हैं जो कि एप्रिसिएशन चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों की राय को जो है वो बहुत वैल्यू देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो क्रिटिसिज्म से डरते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो कोशिश करते हैं कि जो भी टास्क करें उसको बिल्कुल ही 100% परफेक्ट करें। ऑल्दो के परफेक्शनिज्म जो है वो कोई बुरी चीज़ नहीं है, मगर ये एक ट्रेड ऑफ है। आप इसके ऊपर कितना टाइम लगा रहे हैं और उसकी क्वालिटी, उसकी वैल्यू। तो परफेक्शनिज्म जो है वो हर दफ़ा हर वक्त अच्छी नहीं होती, कहीं पे उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो हमें इसको जो है इसको भी अवॉइड करना चाहिए जिस हद तक मुमकिन हो। हाँ, अगर हमारे पास टाइम की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हम टाइम दे सकते हैं तो डेफिनेटली उसे टाइम दें, उसे जितना अच्छा कर सकते हैं करें। मगर अगर हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट है तो हमें परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो एक हर्डल है या एक जो चैलेंज है वो डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन जो है वो ख़ास तौर पे आज की हमारी लाइफ में तो बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अब एक डिस्ट्रैक्शन तो हर वक्त हमारे साथ रहती है, यानी कि मोबाइल फ़ोन। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो है ये हमारे टाइम की बहुत बड़ी वेस्टेज बनती है। अच्छा, इसमें सारी डिस्ट्रैक्शन गैर ज़रूरी नहीं होती, मगर अक्सर डिस्ट्रैक्शन जो है या तो गैर अहम होती हैं या ऐसी होती हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं। उसको थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। अगर हम मिसाल के तौर पे अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हमें एक अनडिस्ट्रप्टिव एनवायरनमेंट मिले। उस अनडिस्ट्रप्टिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए हम कुछ चीज़ें हैं जो जिनका ख़्याल रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसी मोबाइल की बात करूँ, तो इसमें हम कोशिश कर सकते हैं मिसाल के तौर पे कि हम नोटिफ़िकेशन ऑफ करके रखें। या हम अगर मिसाल के तौर पे कुछ मैसेजेस हैं, कुछ इम्पोर्टेंट ईमेल्स हम समझते हैं आएँगी या इम्पोर्टेंट मैसेजेस आएँगे जिसको हमें लाज़मी तौर पे देखना है, तो हम कुछ फ़िल्टर्स सेट कर दें, हम कुछ रूल्स सेट कर दें ईमेल्स के लिए या मैसेजेस के लिए। या हम नोटिफ़िकेशन सिर्फ़ उन मैसेजेस पे लगाएँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हो। इसके अलावा मोस्टली क्या होता है कि हम जब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं तो हमने दसियों हज़ार ग्रुप्स जॉइन किए होते हैं, दसियों हज़ार पेज लाइक किए हुए होते हैं। इसी तरह व्हाट्सएप पे हमने दसियों ग्रुप्स जॉइन किए होते हैं। अब अगर आप एक
मैसेज को भी कंसिडर करें कि आपके पास कोई एक मैसेज आया है, उसको आपने पढ़ना भी नहीं है, सिर्फ देखना ही है, तो आपका एटलीस्ट 1 सेकंड तो उसमें लगता है। तो और फिर अगर आपने के पास एक मैसेज आया, आपने मोबाइल खोल के मैसेज चेक किया, तो उसमें 3-4 सेकंड आपके लगते हैं। तो बेशक वो यूज़लेस मैसेज हो, आपसे रेलेवेंट ना हो, मगर क्योंकि आपके पास मैसेज आया है, आप इस ग्रुप में सब्सक्राइब में, आपने वो मैसेज पढ़ना है। तो ये वेस्टेज है आपकी टाइम, जो कि आप उस मैसेज को नहीं भी पढ़ना चाहते मगर टाइम उसको दे रहे हैं आप। तो इसके लिए आप कोशिश ये कर सकते हैं कि आप अननेसेसरीली किसी ग्रुप को जॉइन ना करें, अननेसेसरीली को पेजेस लाइक ना करें। कि नॉर्मली हम आदत होती है हमारी कि कोई भी पेज है हमने लाइक कर दिया, कोई भी ग्रुप है हमने जॉइन कर दिया, चाहे वो शायद हमारे 5% इंटरेस्ट का हो मगर हमने जॉइन किया हुआ है। तो कोशिश करें अननेसेसरी ग्रुप्स, अननेसेसरी पेज अनसब्सक्राइब कर दें। सिर्फ जो काम की ग्रुप्स हैं, काम के पेजेस हैं, उन्हीं में रहें। इसके अलावा जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़िल्टर्स लगाएँ, अगर कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है तो उसपे हम कोई रूल सेट कर दें कि सिर्फ़ हमें नोटिफ़िकेशन इम्पोर्टेंट के मिले। क्योंकि देखें जब मिसाल के तौर पे आपके पास चलें मैं कहता हूँ कि अगर आपके पास 10 ग्रुप्स हैं और दसों इम्पोर्टेंट हैं, 10 ग्रुप्स आपको हर 2 मिनट के बाद एक मैसेज भेज रहा है और आप हर 2 मिनट के बाद मोबाइल निकाल के मैसेज पढ़ रहे हैं। तो उस मैसेज पढ़ने का और उसका टाइम निकाल भी दें तो आपकी जो एफर्ट मोबाइल को ऑन करने में, मोबाइल को देखने में लग रही है, वो सब टाइम वेस्ट है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक टाइम सेट कर दें कि मैंने मिसाल के तौर पे हर घंटे बाद मैसेज चेक करना है या हर 2 घंटे बाद मैसेज करना है या शाम में मैसेज चेक करना है। तो उससे आपका बहुत सा टाइम जो है वो बच जाएगा। बहरहाल इस पे मैं काफ़ी टाइम दे दिया। बस इसके अलावा ये है कि ये जो ऐसी चीज़ों से अवॉइड कर सकते हैं, उसमें मोस्टली जो है वो आपका अ, जो आपकी लिविंग या आपका लाइफ़स्टाइल है वो मैटर करता है, उसको थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। और ये जो डिसरप्शन है इसमें और भी कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि एक आपकी ज़हनी हालत जो है वो भी एक डिसरप्शन होती है आपके काम के लिए। मिसाल के तौर पे अगर आप मेंटली थोड़ा अपसेट हैं, आप परेशान हैं, आप स्ट्रेस में हैं, तो वो भी एक तरह की डिस्ट्रप्शन होती है जो कि आपको काम करने से रोक रही होती है। आपका ज़हन काम की तरफ नहीं है, ध्यान काम की तरफ नहीं है। इसको ओवरकम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। हमारा टॉपिक नहीं आज का, इस पे फिर किसी वक़्त बात हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम जो डिस्ट्रप्शन है, इनको हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड करने के तरीके भी हैं और बहुत से लोगों को पता भी हैं। कुछ लोग अनकॉन्शियसली करते हैं, कुछ लोग नहीं करते तो ये। इसके बाद एक जो और फैक्टर है वो है लाइक ना कहना। यानी कि हम अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हम मुरव्वत में किसी ने हमसे कोई काम कहा, किसी ने हमसे कोई तकाज़ा किया तो हम उसे ना नहीं कह पाते कि बुरा मान जाएगा मिसाल के तौर पे या कोई रिलेशन पे फ़र्क आ जाएगा। मगर ये अल्टीमेटली जाके ना हमको हर्ट करता है। मिसाल के तौर पे हम उसकी प्राइस पे कर रहे हैं, प्राइस इन द सेंस कि हम अपने टाइम से उसको पे कर रहे होते हैं या अपने हेल्थ से उसे पे कर रहे होते हैं। तो हमें ना कहना सीखना चाहिए। ना कहना मुश्किल नहीं होता। हाँ, शुरू में मुश्किल ज़रूर होता है मगर आगे हम अगर एक बार सीख जाते हैं तो फिर ना कहना मुश्किल नहीं होता। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम किसी भी चीज़ को अ, लाइक कमिट करने से पहले हम चीज़ों को देख लें पहले। और अगर हमने कोई चीज़ मना करनी है तो हम बिल्कुल क्लियरली मना करें। बहुत अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि हम मना करना चाहते हैं मगर हम अल्फ़ाज़ इतने घुमा-फिरा के कहते हैं कि वो सामने वाला शायद उसे ना नहीं समझता। तो वो ना होती है, ना हाँ होती है। तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन भी होती है और हमने भी वो नहीं करना होता। तो हम अगर ना कह रहे हैं तो बहुत क्लियर अल्फ़ाज़ में ना कहें। उसके अलावा मिसाल के तौर पे कभी ना कहना मुश्किल होता है तो अ, हम हाँ ना कहें, हम थोड़ा-सा टाइम बाय कर लें। मिसाल के तौर पे कि यार मैं शाम तक बताता हूँ तुम्हें, मिसाल के तौर पे। और फिर जब टाइम बाय कर लेते हैं तो फिर आपके पास थोड़ा-सा मौका मिल जाता है कि आप किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा आप कंप्रोमाइज़ अ, भी कंसिडर करें। मिसाल के तौर पे आपको किसी
किसी शख्स ने कोई काम कहा, मिसाल के तौर पे आप उस काम में एक्सपर्ट हैं, आपके लिए वो काम आधे वक्त में करना मुमकिन है, तो हो सकता है वो बंदा किसी और काम में एक्सपर्ट हो, तो आप अपना काम, मिसाल के तौर पे जिस टाइम आपने वो काम करना है, अपना काम उसको डेलीगेट कर दें। डेलीगेट को हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। या फिर मिसाल के तौर पे आप डिस्कस करें कि यार अच्छा मैं ये पूरा नहीं कर सकता, इसमें से फला काम मैं कर दूंगा, इस तरीके से। इसमें थोड़ी सी चीज़ों का हमें जहन में रखना चाहिए कि हमको अपने जो रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन है उसको थोड़ा सा सेपरेट रखना चाहिए, कि कोई हम किसी चीज़ को अगर हम मना कर रहे हैं तो वो रिफ्यूज़ल है, वो रिजेक्शन नहीं है। यानी हम किसी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर रहे हैं तो वो इट इज़ नॉट कि हम कोई पर्सनल उसमें किसी के साथ कोई वो कर रहे हैं। और फिर ये कि आपको गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। अगर आप हक बजानिब हैं तो आपने किसी चीज़ को मना किया है तो आप गिल्टी फील ना करें, और बी ट्रू टू योरसेल्फ। और मिसाल के तौर पे अगर आप ने किसी जेन्युइन रीज़न से मना किया है तो वो आप जो है वो लाइक बिल्कुल आप जेन्युइन है। तो वो इसके बाद एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो डेलीगेट। बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि डेलीगेशन में हम थोड़े से कमज़ोर होते हैं, या डेलीगेट हम करते हैं मगर सही तरीके से नहीं करते चीज़ों को। तो डेलीगेशन है क्या चीज़? डेलीगेशन बेसिकली ये है कि हम अपना जो कोई काम है जो कि हम किसी और को दे सकते हैं। अभी आप कहेंगे पिछली स्लाइड में मैंने कहा कि लर्न टू से नो, और अब हम बात कर रहे हैं कि अपना काम किसी और को देना। लेकिन इसमें ये होता है कि या तो मिसाल के तौर पे आप एक सुपर ऑर्डिनेट है, आप मैनेजर हैं, आप के जो सबऑर्डिनेट है आप उसे काम दे रहे हैं, या मिसाल के तौर पे आप अपने किसी भाई को भाई किसी काम के लिए जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे बाजार, आपने कहा यार मेरे लिए भी फला चीज़ ले आना। ये है डेलीगेशन, यानी कि आपने उसका टाइम एज़ सच कोई ख़ास नहीं लिया, मगर आपने उसको उसके टाइम के अंदर ही अपना जो है वो टास्क उसको असाइन कर दिया। तो डेलीगेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, इसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं, मगर ये एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जो कि आप यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ख़्याल रखने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे जब आप जिस बंदे को डेलीगेट कर रहे हैं वो बंदा एलिजिबल होना चाहिए उस टास्क को कंडक्ट करने के लिए, उस टास्क की उसके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप किसी अनाड़ी को कोई स्पेशलाइज़्ड काम दे दें और वो काम ख़राब कर दें। उसके अलावा ये है कि अगर मिसाल के तौर पे आप डेलीगेट कर रहे हैं अपने किसी सबऑर्डिनेट को और उसको वो काम नहीं आता, और आप समझते हैं कि वो ये चीज़ जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है और वो काम नहीं आता, तो आप कोशिश करके उसको वो ट्रेन कर दें, क्योंकि उस ट्रेनिंग से ना सिर्फ ये है कि आपका फ़ायदा है बल्कि सबऑर्डिनेट का भी फ़ायदा है, वो भी एक ट्रेन हो जाएगा उसको। मज़ीद मैं ज़्यादा टाइम इस स्लाइड पे नहीं देता, इसमें कोई सवाल आएगा तो इंशाल्लाह उसको देखेंगे। इसके बाद एक एनालॉजी है जो कि मंकी मैनेजमेंट कहलाती है। एक टाइम मैनेजमेंट ट्रेनर हैं विलियम उन्होंने एक एनालॉजी दी थी मंकी ऑन द बैग। मंकी ऑन द बैग एक दिलचस्प एनालॉजी है कि वो कि अगर मिसाल के तौर पे आपका एक कोई सबऑर्डिनेट है, या आप वो आपके पास आके आपसे अपना कोई काम कहता है या अपना कोई मसला बयान करता है, और आप उसको मिसाल के तौर पे बजाय इसके कि आप उसका हल बताएं, बल्कि आप उससे कह देते हैं अच्छा चलो यार मैं देखता हूँ, तो इसका मतलब है कि आपने उसका काम अपने सर ले लिया, यानी कि उसका मंकी जो है वो आप अपने अपने बैक पे ले लिया। तो इस तरह के काम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके लिए आगे जाके दर्द-ए-सर बन जाती हैं। यानी आपकी टेबल पे आपके मंकी तो मौजूद हैं, ना सिर्फ आपके बल्कि आपके इर्द-गिर्द के लोगों के या आपके सबऑर्डिनेट्स के मंकी भी मौजूद हैं। तो इस तरह की अगर सिचुएशन होती है तो उसके लिए आपको ख़ास तौर पे ये एनालॉजी जो है सबऑर्डिनेट्स के लिए है, मैनेजर्स के लिए बहुत यूज़फुल है ये। तो उसके लिए आपकी कुछ चीज़ें हैं जो आपको चाहिए कि ज़हन में रखें। मिसाल के तौर पे अगर कोई आपके पास टास्क लेके आता है, या इन द वर्ड्स ऑफ एनालॉजी अगर कोई अपना मंकी आपके पास लेके आता है, तो आप क्लियरली उसको देखें कि वो अ, क्या चीज़ है। उसे उस बजाय इसके कि वो काम अपने सर लें, बल्कि उस सबऑर्डिनेट को वो डिफाइन करें
और स्टेप बाय स्टेप चीज़ें उसे डिफाइन करें ताकि वो काम उसके लिए भी आसान हो जाए। और वो ज़िम्मेदारी अपने ऊपर लेने के बजाय आप उसी को वो ज़िम्मेदारी दें और उसे डिफाइन करें। इसके अलावा क्लियरली उसकी ओनरशिप उसे बताएँ कि ये काम मिसाल के तौर पे आपने करना है। कहीं इस तरह ना हो कि वो भी इस तरह ज़हन में रहे कि ये काम आप कर देंगे और आपके ज़हन में हो कि वो कर लेगा। इसके अलावा उसको इंश्योर करें कि ये काम कंप्लीट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे को आप फ़ॉलो अप ले सकते हैं उसका। अ, और अगर मिसाल के तौर पे अगर सिचुएशन ये बनती है कि वो मिसाल के तौर पे एक एक वो आता है कि वो काम नहीं हुआ, तो उसके लिए आपको एक प्लान बी भी ज़हन में होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे वो काम नहीं हो पाता है किसी से, तो मिसाल के तौर पे वो डेलीगेट किसी और को आप कर सकें या किसी और को उस सबऑर्डिनेट के साथ लगा सकें कि वो उसकी हेल्प करे। इसके बाद मैं थोड़ा-सा टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ पे बात करूँ कि इस वक़्त जैसे कि हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है, तो हम गैजेट्स को यूज़ करके बहुत सी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, बहुत सा टाइम हम सेव कर सकते हैं। इसमें अगर हम देखें तो मोबाइल में दस्तियों इस तरह की मैनेजमेंट ऐप्स मौजूद होती हैं, जिसमें टू डू लिस्ट हैं, शेड्यूलर है। इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई भी टास्क जो है वो अपने ज़हन पे ना रखें। ज़हन पे ना रखने से मुराद ये है कि अपने मेमोरी के ऊपर उसका बोझ ना डालें कि आपने कुछ याद रखना है, या कोई टू डू लिस्ट है तो उसको आप लिस्ट डाउन कर दें, किसी ऐप में डाल दें। इसी तरह शेड्यूलर है, उसे यूज़ करें। ईमेल मैनेजमेंट है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फ़िल्टर्स लगाएँ, उसमें रूल्स सेट करें। तो अगर आपने कोई भी टास्क अपने ज़हन पे रखी है, अपनी मेमोरी के ऊपर सवार रखी ना, वो आपको आगे जाके हर्ट करेगा। वो आपकी हेल्थ पे हर्ट करेगा, वो आपके टाइम को हर्ट करेगा। तो कोशिश करें कि इस तरह की गैजेट्स यूज़ करें और चीज़ों को जो है वो इस तरह मैनेज करें। इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलेंडर्स हैं, उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आप, अपॉइंटमेंट्स हैं, ऑनलाइन शॉपिंग है जो कि बहुत एक टाइम सेविंग चीज़ है। इसके अलावा ऑनलाइन बैंकिंग है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। डिटेल में नहीं जाता मैं। इसके बाद जो लास्ट है, मैं थोड़ा-सा कुछ चाहता हूँ कि मैं आइमा की कुछ टाइम मैनेजमेंट के हवाले से कुछ जो अक़वाल हैं, सेइंग्स हैं, वो थोड़ा-सा मेंशन कर दूँ, डिस्कस नहीं, इसमें सिर्फ़ मैं गो थ्रू करता हूँ। इसमें मौला अली का एक बहुत अच्छा मकतूब है। उन्होंने ख़त में लिखा और सॉरी मौला अली का ये वसीयत है, वसीयत में उन्होंने फ़रमाया, ये बहुत बड़ी वसीयत है, उसमें से छोटा-सा पार्ट है। मौला फ़रमाते हैं कि मैं तुम्हें अपने कामों में नज़्म व तरतीब पैदा करने की वसीयत करता हूँ। और इस नज़्म व तरतीब को जो उलमा ने ब्रेक डाउन किया, तो वो कहते हैं नज़्म व तरतीब से मुराद मंसूबा बंदी, तरजीहात का तयन और वक़्त की पाबंदी। और ये चीज़ें हम ऊपर डिस्कस करके आ चुके हैं कि प्लानिंग, प्रायोरिटाइज़ेशन और शेड्यूलिंग। तो ये आइमा से हमारे रिवायत आ रही हैं, या ये जो टाइम मैनेजमेंट है, ये इतनी इम्पोर्टेंट है कि हम इसके अलावा एक जगह आप फरमाते हैं कि मोमिन की ज़िंदगी के 3 औकात होते हैं। एक साथ में वो अपने रब से राज़ो नियाज़ करता है, यानी ये मौला जो है वो मोमिन की ज़िंदगी के टाइम का ब्रेकडाउन बता रहे हैं। दूसरे वक़्त में अपने माश के लिए इस्लाह करता है और तीसरे वक़्त में अपने नफ्स को इन लज़्ज़तों के साथ के लिए आज़ाद छोड़ देता है जो हलाल व पाकीज़ा हो। और इसी तरह की एक और सेइंग इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम से भी है, जो इस कैटेगरी को 4 में कैटेगराइज़ करते हैं कि एक वक़्त अपने खुदा से मुनाजात के लिए, एक वक़्त अपने अम्वाल माश के लिए और एक वक़्त अपने काबिल एतिमाद दोस्तों के लिए, यानी सोशलाइज़ होने के लिए। और चौथा जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी एक वक़्त अपने गैर हराम लज़्ज़तों के लिए और उसी साथ से बाकी 3 सातों के लिए ताकत हासिल, यानी ये वो टाइम है जिससे को यूज़ करते हुए जिसमें आराम भी मौजूद है, जिसमें फैमिली लाइफ़ भी मौजूद है और उससे ही एम्पावर कर रहे हैं अपनी बाकी टीम को। एक और सेइंग है जो कि इम्पोर्टेंट है, मैं अर्ज़ कर दूँ कि मौला अली की एक सेइंग है जो हज़रत अबू ज़र से फरमा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि तूलानी आरज़ुओं की वजह से नेक काम अंजाम देने में ताख़ीर करो। ये एक इतनी बेहतरीन प्रायोरिटाइज़ेशन के लिए है कि मौला फरमा रहे हैं कि यानी जो इम्पोर्टेंट काम है, उनमें ताख़ीर ना कर दो, तूलानी आरज़ू यानी अनइम्पोर्टेंट कामों की वजह से अपने इम्पोर्टेंट, तो ये प्रायोरिटाइज़ेशन बता रहे हैं कि प्रायोरिटी आपने किस चीज़ को देनी है। इसके अलावा एक सेइंग है, आप फरमा रहे हैं कि कबल इसके कि फ़ुर्सत तुमसे ज़ाया हो जाए और गम अंधों का बाइस है बने, इसको गनीमत जानो। यानी कि फ़ुर्सत यानी वो जो टाइम आपके पास टाइम बबल्स हैं, उसको वेस्ट ना करो। मैं मज़ीद आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा।
तो अगर कोई सवालात हैं तो बिस्मिल्लाह। जी माशाल्लाह असद भाई, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी गुड मैसेज इन द एंड। तो अभी कुछ क्वेश्चंस हैं। एक तो पार्टिसिपेंट्स जो हमारे साथ हैं इन्होंने कुछ रिटन में दिए क्वेश्चंस जो कमेंट्स में आप भी देख सकते हैं। तो अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो जैदी अली ने क्वेश्चन पूछा है कि आपने जो डेलीगेशन की बात की, तो व्हेन यू डेलीगेट सम वर्क देन देयर इज चांस दैट इट विल बी रिस्क्ड, तो शायद उसके ऑब्जेक्टिव उस तरह से अचीव ना होना। तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ टू असेस और मिनिमाइज दीज रिस्क्स। जब हम डेलीगेट करते हैं तो उससे रिलेटेड रिस्क को कैसे मिनिमाइज करें? कैसे एग्जैक्टली। तो जैसे देखें, मैंने अर्ज किया था कि अगर आप डेलीगेट कर रहे हैं तो आपको कुछ चीजें इंश्योर करनी होगी। इंश्योर क्या करना होगा कि आप एक तो डेलीगेट उस बंदे को कर रहे हैं जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, जिसको काम आता है। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी अनाड़ी को कोई इंपॉर्टेंट काम दे देंगे तो वो डेफिनेटली रिस्क है। इसके अलावा आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने क्लियरली उसे डिफाइन कर दिया, आपने टाइमलाइन उसे दे दी है, और उसके बाद आप फॉलो अप भी कर रहे हैं कि भाई ये मैंने जो डेडलाइन दी थी, डेडलाइन से 1 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं। तो 2-3 चीज़ों का अगर आप ख्याल रखें कि फॉलो अप है, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, दोनों चीज़ें। ये ना हो कि आप एक बंदे को काम दे रहे हैं और उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा काम मौजूद है। तो अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखेंगे, कुछ चेक्स रखेंगे, तो डेफिनिटली रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। एक और क्वेश्चन आसिफ भाई की तरफ से है कि समटाइम योर टास्क is dependent on others which is not predicted, so maybe their behavior is not predicted. How to incorporate this factor in task or scheduling? जी। अच्छा, इसमें जब आप स्केजुलिंग कर रहे हैं, डेफिनेटली कुछ टास्क होती हैं जो डिपेंडेंट होती हैं दूसरी टास्क के ऊपर। इसमें अगर अगर आप किसी प्रॉपर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें जो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट होती है, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट से जब कम्युनिकेशन मैनेजमेंट निकलती है, तो उसमें आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मिसाल के तौर पे आप अगर वीकली या मंथली रिपोर्ट्स इशू कर रहे हैं, उसमें आप चीज़ों को मेंशन कर रहे हैं, और आपको पता है कि अगर आपने कुछ किसी आपकी टास्क किसी और टास्क के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो वो आप हाईलाइट करेंगे चीज़ें। और लाइक ये चीज़ें अगर आप प्रॉपर्ली रिपोर्टिंग और उसमें रहेंगी आपके, तो डेफिनेटली आप उसको इस रिस्क को बचा सकते हैं कि आपकी टास्क जो है वो डिले हो। तो डेफिनेटली बहुत सारे चीज़ें हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यही है, कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। जी जी, वेरी नाइस। एक कोविड से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि आजकल जिस तरह से हम लोग मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हुआ होता है, और घर वाले भी नाराज होते हैं और बॉस भी नाराज होता है ना। तो इस हवाले जी से जी, कुछ टिप्स दे दें। सही। अच्छा, इसमें मैं अब वो आसिफ भाई ने थोड़ा मिसाल कभी की थी, तो मैं इसमें दे दूं मिसाल। जी जी जी। मैं अभी कुछ अरसे पहले जो है वो पाकिस्तान में जॉब कर रहा था। तो हुआ ये था कि मैं स्वीडन से यहाँ से गया था, और पाकिस्तान में तो इस तरह था कि बहुत फर्क था, जमीन आसमान वाला। यानी सुबह यहाँ स्वीडन में मेरा टाइमिंग जो है 7 बजे से शुरू हो जाती थी, अब वहाँ जाके बिल्कुल ही डिफरेंट। अब वहाँ पीएमओ में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स की हालत थी वो ये थी कि वो 11-11 बजे ऑफिस आ रहे होते थे। तो उसमें ये होता था कि मुझे तो अपने टाइम पे जाके टाइम पे आना होता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट वही है, वर्क लाइफ बैलेंस, कि मैंने टाइम पे घर आना है और फैमिली को टाइम देना है। तो उसमें देखें, आपका आपके कहने से शायद कुछ ना हो, मगर आपका अमल जो है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो मैं मिसाल आपको ये दे रहा था कि जब मैं 2 ढाई साल मैंने वहाँ नौकरी की, ढाई साल बाद जब मैंने नौकरी छोड़ी ना, तो उस वक़्त सिचुएशन ये थी कि जो पीएमओ के मैनेजर्स थे, जो कि 11-11 बजे आते थे, वो सुबह 8 बजे ऑफ़िस पहुँचे हुए होते थे। मैंने किसी एक बंदे से भी कभी भी ये नहीं कहा कि आप टाइम पे क्यों नहीं आते, या सिर्फ़ ये था कि आप अगर आप खुद एक काम कर रहे हैं ना, तो आप दूसरों को इंस्पायर कर रहे होते हैं, मोटिवेशन दे रहे होते हैं। तो आप कंसिस्टेंटली जो है वो अपनी टाइमिंग फ़ॉलो करते रहें। डेफ़िनेटली इसका इम्पैक्ट होता है, और वो इम्पैक्ट बहुत वाइड इम्पैक्ट होता है।
शुरू में शायद मुश्किलात होंगी, जैसे मैं भी मीटिंग में पहुंच जाता था तो मीटिंग के बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद लोग आना शुरू करते थे, मगर एट द एंड यही होता था कि लोग फिर मेरी मीटिंग में बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आ जाते थे। तो आप अगर कंसिस्टेंटली एक एफर्ट करते रहेंगे तो उसका डेफिनेटली असर होगा। जी ताकि भाई कोई और सवाल? जी, ऑडियंस में से अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे तो फ्लोर इज ओपन फॉर द ऑडियंस। इसमें क्वेश्चन नहीं है, जस्ट रिमार्क्स है। माशाल्लाह जी एहसन भाई, बहुत माशाल्लाह। जी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स वेरी ब्यूटीफुल, मोस्ट अप्रिशिएटेड। थैंक यू वेरी मच एहसन भाई। जज़ाकल्लाह। जी, किसी और का क्वेश्चन है ऑडियंस में से तो? जी, आपने ये स्लीप मैनेजमेंट के टॉपिक का तज़किरा किया था, तो अगर आप एक सेशन अरेंज कर सकते हैं फ्यूचर में, दैट विल बी क्वाइट गुड। जी जी, स्लीप मैनेजमेंट यकीन जाने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमारी लाइफ पे बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। अगर हम हकीकी मानों में सही नींद ले लें तो शायद हमारी 3-4 घंटे की नींद भी हमें बिल्कुल फ्रेश कर दे। तो इसके ऊपर लाजमी होना चाहिए और मेरा ख्याल है कि शायद आसिफ भाई इसको आने वाले वक्तों में शायद अरेंज करने से। जी, कोई और क्वेश्चन या कमेंट? कोई लिटरेचर या फर्दर बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑनलाइन जो अवेलेबल हो, आप अगर रेफर कर सकें फर्दर रीडिंग के लिए? जी जी, डेफिनेटली इसके लिए बहुत बहुत लिटरेचर मौजूद है, बहुत कुछ मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा इस प्रेजेंटेशन को भी आपके साथ शेयर करूं और इसमें कुछ लिंक्स वगैरह अगर मैं डाल सकूं तो डेफिनेटली मैं आपको जरूर दूंगा। जी, इमरान भाई आप पूछिए सवाल। इमरान भाई आप पूछ लीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। टाइम मैनेजमेंट इन मल्टीपल टास्किंग, या जो हमारे पास मौज़ूक़ात काफ़ी सारे काम होते हैं और में मैनेज करने, तो उसके ऊपर कुछ कमेंट। अच्छा आपने एक याद दिला दिया, मैं शायद इसको रह गया था मैं। देखें इसमें मैं एक जो अर्ज करूंगा ना, देखें मल्टीटास्किंग जो है उसको शायद हमें अवॉइड करना चाहिए। एक तो ये कि ह्यूमन ब्रेन जो है ना वो मल्टीटास्किंग के लिए बना नहीं है और मल्टीटास्किंग अवॉइड करने की वजूहत हैं और इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन हुई है और लिटरेचर मौजूद है। क्योंकि जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत से ना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं बल्कि क्वालिटी भी उससे सफ़र हो रही होती है। यानी कि आपकी एक जब स्विचिंग कर रहे होते हैं आप, मल्टीटास्किंग तो डेफिनेटली कर ही नहीं सकते, स्विचिंग कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो जब टास्क स्विचिंग हो रही होती है ना उसमें टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। आपको टास्क को स्विच करने में आपका जो ज़हन है उसको नई टास्क के साथ अलाइन होने में ना सिर्फ टाइम लगता है बल्कि यानी उसमें वो क्वालिटी भी नहीं आती। तो मल्टीटास्किंग, टास्क स्विचिंग ये रिकमेंडेड नहीं है। हाँ, बहुत सी चीज़ों में होता है कि जिसमें ज़रूरत होती है इंतहाई, मगर उसमें ये है कि कुछ टास्क ऐसी हैं जो कि आप अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे आप जैसे अमूमन होता है ख़वातीन जो हैं वो खाना बना रही होती हैं और वो इतनी उसके लिए हैबिचुअल हुई हुई होती हैं कि उन्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती मिसाल के तौर पे। तो इस तरह की कुछ टास्क होती हैं जो कि की जा सकती हैं जिसमें ह्यूमन ब्रेन शायद इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, वो हैबिचुअल होती हैं आपकी। मगर ओवरऑल अगर देखें तो वो मल्टीटास्किंग जो है वो एनकरेजिंग नहीं है, उसको रिकमेंड नहीं किया गया। थैंक यू जी माशाल्लाह। If there is no more question from the audience, then maybe we can conclude this session. अगर कोई और सवाल है तो please. Asad bhai, I think there is no more question and it was very nice session और माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा इसको किया। एक क्वेश्चन आई थिंक अभी शायद आया है, तो फातिमा ने पूछा है कि हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर टाइम मैनेजमेंट especially when we have too many multitasking issues in one day. For example, a housewife as working ladies face such issues. तो मल्टीटास्किंग की बात इमरान भाई ने भी पूछी थी, तो इस पे खवातीन के हवाले से अगर आप कुछ कमेंट करते हैं कि हाउ दे कैन मेक देयर लाइफ एंड देयर वर्क लाइफ बैलेंस बेटर। जी, देखिए मोस्टली जो चीज़ें मैंने इस प्रेजेंटेशन में कही वो सारी वैलिड, मैंने पहले शुरू में भी अर्ज़ किया कि सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, ये हमारी निजी ज़िंदगी, पर्सनल लाइफ के लिए भी है। तो अगर हम
इन प्रैक्टिसेस को थोड़ा सा फॉलो करने की कोशिश करें। और अगेन मल्टीटास्किंग का जहाँ तक ताल्लुक है वो ये कि रिकमेंडेड नहीं है, मगर बहुत सी ऐसी हैबिचुअल चीज़ें होती हैं जो आप बगैर किसी जहन को यूज़ किए कर रहे होते हैं, उसमें डेफिनेटली मल्टीटास्किंग आप कर सकते हैं। मगर मिसाल के तौर पे आप अगर एक मैं मिसाल दूँ, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हैं, आप वैसे तो हैबिचुअली हैं ड्राइव में, आपको जहन यूज़ नहीं करना पड़ता, मगर स्टिल आपकी एक कंसंट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब होती है अगर आप टेलीफोन पे बात भी कर रहे हो। तो मल्टीटास्किंग के लिए जहन हमारा बना नहीं है, मगर स्टिल अगर खवातीन जैसे कि उन्हें करनी पड़ती हैं कुछ मल्टीटास्किंग, तो उसमें वो कोशिश करें वो ऐसी टास्क जो कि किसी एक टास्क में आपका जहन यूज़ नहीं हो रहा, वो हैबिचुअल है, उसके साथ कोई दूसरी टास्क करें, मगर ओवरऑल उससे अवॉइड करें। बाकी जो मोस्टली जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो डेफिनेटली ना सिर्फ प्रोफेशनल्स के लिए बल्कि पर्सनल लाइफ में भी वैलिड है सारी। जी, thank you very much, Asad bhai. I think we all thank you, and I thank all the participants from Science Park. हम इन सेशंस को कंटिन्यूसली करते रहते हैं, और अब हमने स्विच किया है थोड़ा सा जूम की तरफ, ताकि ऑडियंस से लाइव इंटरेक्शन भी हो उसके। तो आज का सेशन चूंकि टाइम मैनेजमेंट का था, इसलिए हम उसको टाइम को मैनेज करते करते लेट हो गए, स्टार्ट करते ही ना 10 मिनट आई थिंक। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि हमें टाइम मैनेजमेंट की, वाकई स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। तो असद भी आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, एंड वी विल बी रिक्वेस्टिंग यू अगेन फॉर अनदर सेशन, एंड थैंक यू वेरी मच ऑल द ऑडियंस। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई। इल्तिमास है दुआ।